अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजा न्याजी। सुन राउंड अप पे आपको खुशामदीद। नाजरीन, जब बंदूकें खामोश ना हो तो फिर लफ्ज़ों की अहमियत बढ़ जाती है और इस वक्त मशरक़ वस्ता की तकदीर इन्हीं लफ्ज़ों के तबादले के गिर्द घूम रही है। अमरीकी जरीदे CNN की एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट ने आलमी सफारती हलकों में खलबली मचा दी है, जिसके मुताबिक तेहरान और वाशिंगटन बज़ाहिर एक दूसरे से जितने दूर नजर आते हैं, पसे पर्दा वो उतने ही करीब हो चुके हैं। ये रिपोर्ट एक ऐसे मरहलावार तरीक़ाकार की निशानदेही करती है जहां पहले मरहले में जंग से पहले की सूरत हाल की बहाली और अपनाए हुर्मुज को बगैर किसी टैक्स या रुकावट के खोलने पर इत्तफाक हो सकता है, जबकि एटमी प्रोग्राम जैसे कट्टन मराइल और उन मामलात को दूसरे मरहले के लिए उठा रखा गया है। लेकिन इस सफारती रोमानवी मंजरनामे पर इस वक्त बर्फ जम जाती है जब हम सदर ट्रंप के उन मुतालबात को देखते हैं जिनमें वो ईरान से हथियारों के दर्जे की यूरेनियम के जखीरे से दस्तबरदार होने का मुतालबा कर रहे हैं। बरतानवी खबर रसाई एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान की इन तजावीज़ से खुश नहीं है जो पाकिस्तान के जरिए उन तक पहुंची हैं। ईरान का मुतालबा बड़ा वाज़ेह है, अमेरिका हमारी नाकाबंदी खत्म करे तो हम अपनाए हुर्मुज खोलेंगे। ईरान ने अपने पुरअमन यूरेनियम अफसोदगी के हक को सुर्ख लकीर करार दे दिया है। दूसरी जानिब जमीन पर सूरत हाल कशीदा है। सेंटकॉम ईरानी टैंकर्स को समुद्री कज़ाकी करार दिए जाने वाले इकदाम के जरिए रोक रहा है और अमरीकी वजीर खजाना ने इन आलमी कंपनियों को खबरदार किया है कि जो ईरानी फिजाई कंपनियों से ताउन कर रही हैं, माशी पाबंदियों का ये बढ़ता हुआ दबाव मार्को रूबियो के इन दावों को तकवीत देता है कि ईरान अंदरूनी तौर पर तनख्वाहें देने तक की सकत खो रहा है और कहत साली जैसे मसाइल का शिकार है। फॉक्स न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में रूबियो ने ईरान की दिफाई और माशी हालत का एक तारीख नक्शा खींचा है, जहां उनके बकौल मिसाइल फैक्ट्रियां और बहरिया और फिजाइया मफलूज हो चुकी हैं और ईरान अपनी बका के लिए अब तेल को बतौर हथियार इस्तेमाल करके दुनिया को यरगमगाल बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची पेश करते हैं, जो सदर पुतिन से मुलाकात के बाद स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का नया अज़्म लेकर निकले हैं। अरागची का दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुज़ाकरात की दरख्वास्त मौसूल हुई है, जिसे वो एक अहम पेशरफ्त करार दे रहे हैं। रूस ने इस मुश्किल घड़ी में ईरान के साथ खड़े होने का ऐलान करके तवाज़ुन को बरकरार रखने की कोशिश की है। इस तमाम मंजरनामे में पाकिस्तान का किरदार सबसे नुमाया होकर उभरा है। बरतानवी मीडिया और CNN की रिपोर्ट्स इस बात की तस्दीक करती हैं कि इस्लामाबाद ने ईरान की नई तजावीज़ वाशिंगटन तक पहुंचाने में कुलीदी पुल का काम किया है। इन तजावीज़ में पहले जंगबंदी और फिर मुस्तकिल सीज फायर का फॉर्मूला पेश किया गया है। ताहम अपनाए हुर्मुज की बंदिश और यूरेनियम की अफजोदगी का हक वो ठीके सवालात हैं जिन पर व्हाइट हाउस फिलहाल मुतमईन नजर नहीं आता। इस तमाम तनाज़े में ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म पर भी दरारें वाज़ेह हो गई हैं। नई दिल्ली में होने वाली हालिया इजलास में भारत की जानिब से इजराइल फ़लस्तीन तनाज़े पर ज़बान नरम करने की कोशिश को मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान समेत दीगर अरकान ने मुस्तरद कर दिया, जो इस बात का सबूत है कि ईरान के मामले पर आलमी बरादरी मुनकसम है। क्या पाकिस्तान का ये खामोश सफारती मिशन को ईरान बड़ी जंग से बचा पाएगा? क्या सदर पुतिन का सुप्रीम लीडर के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम किसी नई इलाकाई सफबंदी का पेश खैमा है? इन मौजूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में मौजूद है साबिक वजीर खारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। सर, आपको वेलकम करती हूँ राउंड अप में। कसूरी साहब, बरतानवी खबर रसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान को जो रिसेंट तजावीज़ वाशिंगटन पहुंचाई हैं उनमें मरहलावार जंगबंदी की बात की गई है, लेकिन ट्रंप साहब उनसे कुछ ज़्यादा सेटिस्फाइड नज़र नहीं आते क्योंकि वो एटमी प्रोग्राम पर खामोशी को ईरान की टैक्टिकल रिट्रीट समझ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ईरान का पहले जंगबंदी और फिर एटमी बातचीत का फॉर्मूला ट्रंप की ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी के सामने टिक पाएगा, या ट्रंप बराह रास्त ग्रैंड बार्गेन से कम किसी चीज पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है? देखिए, ग्रैंड बार्गेन के लिए चाहिए होता वक्त, उसके लिए चाहिए होती सोच, उसके लिए बहुत पेपर वर्क की रिक्वायरमेंट है। ग्रैंड बार्गेन मसलन एक आया था JCPO में, जिसमें प्रेसिडेंट ये जो ओबामा के दौर में हुआ, वो था ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पे। उसे अमूमन कहा जाता है P5+ जर्मनी। उसमें परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल और जर्मनी ने इस न्यूक्लियर इशू पे ही मुआहिदा जो था किया था और उसको 2-2.5 साल नेगोशिएशन में लगे थे। जो प्रेसिडेंट ट्रंप चाह रहे हैं कि ग्रैंड बार्गेन हो, वो तो एक लिहाज से बड़ी अच्छी बात है। ग्रैंड बार्गेन हो, उसमें ईरान नॉर्मल मुल्क बन जाए और ये सैंक्शंस उठ जाएं
और वो ट्रेड व्रेड दुनिया में कर सके। लेकिन अभी मसला कुछ और है कि ये ऐसे काम के लिए जब आप जल्दी कर रहे हो तो आपको माजी देखना पड़ेगा। माजी में ईरान का जो तजुर्बा है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं करता। 2 दफ़ा नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठे हैं और दोनों मर्तबा उन्होंने हमला कर दिया ईरान पे जी। और अभी तो जो जनीवा में थे तो ओमान के फॉरेन मिनिस्टर जो मीडिएट कर रहे थे उनका हर चीज़ पे एग्रीमेंट हो चुका था, इंक्लूडिंग द न्यूक्लियर इशू। इफ यू आस्क मी द डिटेल्स आई विल गो इनटू इट। उन्होंने तो सब कुछ कह दिया था कि एग्रीमेंट हो गया था, लेकिन इन्होंने हमला कर दिया। तो इसलिए जब आप कह रही हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प सेटिस्फाइड नहीं है, ईरान ने तो अपने आप को ये सेटिस्फाई करना है कि माजी वाली वारदात दोबारा ना हो जाए। अब उसके लिए जो फेजेस में बात हो रही है वो क्या है? पहली बात तो यह है कि सारी दुनिया किस चीज़ से तंग है। अमेरिका और इजराइल तो तंग होंगे इजराइल के ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, पूरा साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, जापान, कोरिया, अफ्रीका, सारों की ज़िंदगी हराम हो गई है। जिस हिसाब से आबना हुर्मुज़ बंद है, कहीं फर्टिलाइज़र नहीं जा रहा, का तेल नहीं जा रहा। आज मैं बांग्लादेश की सुबह खबरें सुन रहा था कि वहाँ ये जो हमारे सेल फोन्स हैं जी, वो हो सकता चलने बंद हो जाए बहुत जल्दी। इतना ही शॉर्टेज है वहाँ, कोई जनरेशन ही इलेक्ट्रिसिटी की नहीं हो रही। तो दुनिया कितनी मुसीबत फंसी हुई है। तो अगर ईरान ये कह रहा है कि जनाब हम खोलने को तैयार हैं आबना हुर्मुज़ को, जो दुनिया की डिमांड है, जो यूरोपियन यूनियन की भी यही डिमांड है, जापान, कोरिया, हर एक की ये डिमांड है कि इसको खोल दें, तो बुराई क्या है? हो ये रहा है कि ये मंतकी बात है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प का ये ख्याल था कि वो ईरान को अंडर प्रेशर ला के, जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में बात हुई थी, उससे आगे ले जाएंगे और वो कैसे जो ओबामा नहीं करवा सका मैंने करवा लिया। तो उनको विक्ट्री हासिल हो गई थी इन जिनीवा, जो उन्होंने ख़राब कर दी। वो जो ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने डिटेल्स दी हैं, तो अब ईरान जो है वो आसानी से तो नहीं, वो यही कह रहा है पहले इसको खोल लो, उसके बाद हम बैठ के बात करते हैं। अब बैठ के टाइम लगेगा ना जी, टाइम लेगा। न्यूक्लियर की कई डायमेंशंस हैं। न्यूक्लियर के अगर ये भी एफर्स के ईरान उनको सेटिस्फाई करने को ये कहता है मैं एनरिचमेंट लोअर रेट पे करूंगा, लोअर ग्रेड पे जाऊंगा, हाई पे नहीं जाऊंगा। वो कहेंगे नहीं मॉरेटोरियम करो, वो कहेंगे 10, 20, 5 साल। इस पर टाइम लगेगा ना, ये रातों रात तो नहीं हो सकता। जब टेबल पे अक्रॉस बैठेंगे तो बातचीत होगी ना। तो दुनिया नहीं अफोर्ड कर सकती कि अभी 6 हफ्ते या 3 महीने या 8 हफ्ते और बंद रहे। ये मैं एक्चुअली बता रहा हूँ। बिल्कुल सही सर। जो मसलन आई एम ऑल्सो जी, मार्को रूबियो ने फॉक्स न्यूज पर दावा किया कि ईरानी मुज़ाकरातकार तो बड़े संजीदा हैं, लेकिन तेहरान की क़यादत, स्पेशली जो सुप्रीम लीडर जो है, वो वक्त हासिल करने के लिए टूट फूट का ड्रामा कर रही है। आपका तजुर्बा क्या कहता है? क्या ईरान की ये इंटरनल फ्रिक्शन वाकई हकीकत है, या ये ईरान की पुरानी गुड कॉप बैड कॉप स्ट्रेटजी है, ताकि अमेरिका को ये तासुर दिया जा सके कि अगर हम उससे डील ना की तो सख्त गिर लोग आ जाएंगे, ज्यादा हार्ड लाइनर्स आ जाएंगे? बजाय मैं आपके साथ एक स्पेक्युलेशन में पड़ जाऊं, गुड कॉप हार्ड कॉप, ये हर जगह नेगोशिएशन में होता है। अमेरिका भी करता है, हम भी करते, सारी दुनिया करती है। ये कोई ऐसी बात नहीं। ऐसी चीज़ों पे जाएं जिस पे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं। फैक्ट्स क्या हैं? फैक्ट्स ये है कि ये हमला अमेरिका ने इजराइल के कहने पे किया। ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरा अमेरिकन मीडिया कह रहा है। फैक्ट्स ये हैं कि जो हमला उन्होंने किया, उनकी अपनी इंटेलिजेंस ये कह रही थी, यूनाइटेड स्टेट्स इंटेलिजेंस, कि वो अग्री नहीं करते इजरायली इंटेलिजेंस के साथ कि जनाब अब हमला करेंगे और उनकी लीडरशिप ख़त्म करेंगे तो एकदम लोग अमेरिकन झंडे निकाल के आ जाएंगे जिंदाबाद करते और आज़ाद, और वहाँ मोनर्की कायम हो जाएगी, नई प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट आ जाएगी। भाई हमला तो आपने किया,
ना उसका कोई जवाब था। आप तो बातचीत कर रहे थे टेबल पे, तो उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि जी वो गुड कॉप हार्ड कॉप। मसला तो ये है कि आप अपनी इंटेंशंस ये तो साबित करें कि अगर वो दोबारा आपसे बातचीत करें या फिर उन पे हमला नहीं करेंगे। तो ईरान ये चाह रहा है कि अब जो नेगोशिएशन हो वो इस नौयत की हो कि जो उसका माजी का एक्सपीरियंस है वो ना दोहराया जाए। वो कैसे नहीं दोहराया जाएगा? वो कोशिश किए करेंगे कि ये जो है उनकी तो ख्वाहिश ही होगी, क्योंकि जब तक कि अमेरिकन कांग्रेस भी इसको रेटिफाई कर दे, वो जल्दी में वाई शुड ईरान भी इन हरी, क्योंकि मार जितनी खानी थी खा चुके हैं। उनका 3,000 बंदे से ज़्यादा शहीद हो गया है, 20,000 बिल्डिंग से ज़्यादा गिरा दी गई हैं, इंक्लूडिंग उनके रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जो कि यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स थी, गिराई गई हैं। बच्चों के स्कूल किए गए। तो जब इतनी वो सेटिस्फाई, इतना वो सफ़र कर चुके हैं, तो वो ये अब चाहेंगे कि टाइम जो है वो उनका अंदाज़ा है कि अमेरिका की गवर्नमेंट के हाथ में नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में नहीं है। उनकी तो घड़ी का टिक 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 कर रही है, क्योंकि वहाँ हो रही है अमेरिकन मिड टर्म इलेक्शन। यहाँ तो कुछ नहीं ऐसा हो रहा। ये इनका तो ठीक है, बैठे रहेंगे 10-15 दिन और, लेकिन 10-15 दिन दुनिया का बड़ा हो जाएगा। कई मुल्कों में अफ्रीका कैद पड़ जाएगा, क्योंकि अगर वहाँ नई फर्टिलाइजर टाइम पे नहीं पहुंची। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ईरान को जो उन्होंने कहा है, ईरान जो मैंने भी पढ़ा, न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी है कि वो सेटिस्फाइड नहीं है प्रेसिडेंट ट्रंप उस पे। प्रेसिडेंट ट्रंप का यह ख्याल था कि ईरान पहले ही मान जाए। भाई क्यों वो मान जाए जब आपसे रिसेंट बातचीत हो रही थी और आपसे एग्रीमेंट हो गया था, और उस एग्रीमेंट से आप खुद निकले, आपने हमला कर दिया। तो ईरान को क्या कॉन्फिडेंस है कि जब तक डिटेल्स पे आप जाके बातचीत नहीं करेंगे, फ्रेमवर्क नहीं बनाएंगे, आप दोबारा हमला नहीं कर देंगे। इसलिए आई थिंक व्हाट दे आर डूइंग इज कि वो टाइम गेन कर रहे हैं। वो समझते हैं कि अमेरिका के पास टाइम कम है, हमारे पास ज़्यादा है, हम ना नुकसान कर बैठे अपना जितना करना था। असल में तो ये है। बाकी ये अमेरिका के अंदर भी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छप चुकी है कि वाइस प्रेसिडेंट वांस ने शदीद मुखालफत की थी इस अटैक की, जो अमेरिका में सोच रहे थे। वेर हेगसेट जो डिफेंस सेक्रेटरी या तो उनको वॉर सेक्रेटरी कहा जाता है, वो इसकी शदीद उसकी हिमायत कर रहे थे। तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किसी मुल्क में होना एक फितरी बात है, लेकिन कुछ ग्राउंड रियलिटीज हैं जो का मैंने आपको निशानदेही की है। बिल्कुल। और सर, वॉशिंगटन से ये इतलात भी आ रही है कि ट्रंप ईरान की जानिब से पुरअमन यूरेनियम अफसूदगी के हक को तस्लीम करने की तजवीज़ पर बरहम है। बेसिकली एक तरफ ईरान उसे अपनी रेड लाइन करार देता है, दूसरी तरफ ट्रंप इसे न्यूक्लियर ब्लैकमेल समझते हैं। क्या आपको किसी ऐसे ग्रे एरिया का इदराक है जहां ईरान की टेक्निकल अफसूदगी और अमेरिका की सिक्योरिटी तशवीश के दरमियान कोई दरमियानी रास्ता निकल सके? ना, बिल्कुल निकल सकता है। इसकी तो लीक आउट भी हो गया था। ये जो जिनेवा में टॉक्स हुई, लीक आउट हो गया था। हालांकि वो कंफर्म तो नहीं था। वो ये था कि अमेरिका कह रहा है अच्छा आप अभी कुछ साल के लिए मोरेटोरियम कर लें, एनरिचमेंट ना करें। खबरें ये आ रही थी कि अमेरिका 20 साल के लिए डिमांड कर रहा था और ईरान 5 पे रेडी हो गया था। भाई ये बातचीत करेंगे तो होगा ना, ये उसके बगैर तो नहीं होगा। आप चाह रहे हैं कि वो अनकंडीशनली आपकी बात मान जाए। अनकंडीशनली बात मुझे नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह आपको मैंने बयान कर दी है। ईरान समझते हैं उनको फेथ नहीं है। वो समझते हैं उनसे 2 मरतबा ज़्यादती हुई है, धोखा हुआ है नेगोशिएटिंग टेबल पे। अभी भी वो ये समझते हैं कि जब यहाँ बातचीत थी, जिन लोगों को इस बात का इल्म है कि इस्लामाबाद में जब बातचीत हो रही थी, तो मैंने तो ये सुना MOU रेडी हो गया था। जबकि वाइस प्रेसिडेंट वांस ने फोन किया वाशिंगटन, उसके बाद वहां से उठ के चले गए। इसका मतलब है जो टेबल पे डिस्कशन होता है उसकी बात इतनी नहीं, फाइनली वीटो हो जाता है। तो वो चाहेंगे ईरानी कि अब के ज़रा कुछ ऐसे हो जाए कि क्लैरिटी हो कि आइंदा अमेरिका दोबारा उन पे हमला नहीं कर सकेगा। परमानेंट सोल्यूशन की तरफ हो जाना चाह रहे हैं। नाजरीन, वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड। वेलकम बैक टू सुनो राउंड। सर, बासर अक्ची का सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचना, फिर प्यूटन का सुप्रीम लीडर के लिए नए ख्वाहिशात का पैगाम भेजना महज प्रोटोकॉल नहीं लगता। क्या आपको लगता है कि रूस अब ईरान के लिए वही किरदार अदा करने जा रहा है जो चीन ने सऊदीया और ईरान डील में किया था? क्या हम एक मॉस्को, तेहरान, इस्लामाबाद सफारती महवर बनते देख रहे हैं जो वॉशिंगटन के इंतहाई दबाव को न्यूट्रल कर सके?
देखिए अभी तो रूस के लिए मुसीबत है अपनी यूक्रेन जंग, जी। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं, बहुत सी खबरें आ चुकी हैं ऑलरेडी कि वो कम से कम अमेरिकन तो चार्ज लगा रहे हैं ये, और खबरें तो बहुत देर से आ रही हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन के मेंबर्स ने भी कुछ कह दिया है कि रशिया टारगेटिंग में मदद कर रहा है, उनको इंफॉर्मेशन दे रहा है सैटेलाइट से कि टारगेटिंग में मदद कर रहे हैं। तो कह रहे हैं अब क्या हथियार उन्होंने सप्लाई किए हैं या नहीं। हाँ, मेरा ख्याल है जब ये नज़र आ रहा था, ख़ास तौर पे पिछले जो कुछ महीने पहले जंग हुई थी, उसमें तो क्लियर हो गया था कि एक सेकंड राउंड होना है। तो कैसे मैं मान जाऊं कि ईरान ने उसकी तैयारी ना की हो। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ईरान 25-30 साल से तैयारी कर रहा है कि बिलाखिर अमेरिका उस पर हमला करेगा और उसने अपना दिफा करना है। और अब तो अमेरिकन तो एनालिस्ट खुद ये मान रहे हैं कि जी ये जो ईरान ने डिफेंस पुटअप किया है, इनकी ज़ेर ज़मीन इतनी इंडस्ट्री लगी हुई है और इतनी फैली हुई है कि जितने मर्जी अमेरिकन हमले कर लें, ये 1% ही को तबाह कर सकते हैं। और ईरान की कैपेसिटी टू लॉन्च मिसाइल्स इज़ वेरी मच देयर। ये तो तखमीना लगाया जा रहा है कितने परसेंट हुई है या नहीं, लेकिन एक बात क्लियर है, ईरान ने यह साबित कर दिया है कि उसकी मिसाइल्स पेनिट्रेट कर सकती हैं, ख़ास तौर पर जब इनके साथ ड्रोन्स भी जा रहे हो, कंफ्यूज कर सकती हैं सो कॉल्ड आयरन डोम जो इसराइल का है, और वो जाके काफ़ी डैमेज कर सकती हैं। तो इन हालात में वो नहीं समझता ईरान कि वो इस पोजीशन में है कि उस पर ये हमले करते जाए, खुदा ना करे दूसरे तो पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा। कि अगर इन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप ने दोबारा हमला किया और वही काम, तुम्हारी बिजली नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारी ब्रिज नहीं छोड़ेंगे, तो जहाँ जहाँ अमेरिकन अड्डे हैं वो बदकिस्मती से वही हैं जहाँ हमारे अरब भाई बैठे हुए हैं, जहाँ पाकिस्तानी 50 लाख रोजगार कमा रहे हैं। तो पाकिस्तान का तो डायरेक्ट इंटरेस्ट है, इसलिए पाकिस्तान इतना इंटरेस्ट ले रहा है इस सारे मामले में कि वो ना हो। तो क्या करेगा अमेरिका अगर उन्होंने हमले करने शुरू कर दिए इनके ईरान पे, और ईरान को कहे तुम्हारी ब्रिज नहीं छोड़ेंगे, बिजली नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारा कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं छोड़ेंगे, तो उसने अगर वो वहीं करना शुरू कर दिया गल्फ को, तो गल्फ की तो मईशत तबाह हो जाएगी, जिसका सारी दुनिया को बहुत धक्का लगेगा। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ईरान ने ये सारा तज्जिया करके कहा है कि पहले आप ये कर लें जो दुनिया को ज़्यादा तकलीफ है, फिर हम मिलते हैं, बात करते हैं, फ्रेमवर्क बनाते हैं, और ऐसी हम आपके साथ सेटलमेंट चाहते हैं जो परमानेंट सेटलमेंट हो, जिसके बाद आपके पास जवाब हम पे हमला करने का ना रहे। बिल्कुल सही। सर, सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने एक बात कही है, उनके मुताबिक कि दुनिया समझती है कि पाकिस्तान न सिर्फ मुआहिदा करा सकता है बल्कि उस पर अमल दरामद भी कराएगा। क्या पाकिस्तान की रियासत इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो ईरान या अमेरिका जैसे बड़े खिलाड़ियों के लिए इंटरनेशनल गारंटर बन सके? इसके लिए हमें किस तरह की स्ट्रेटेजिक डेप्थ दरकार होगी? नहीं, देखिए बात यह है मैंने क्योंकि ये इस पे मेरा तजुर्बा है, मैंने हैंडल किया इसको जी। ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान की एक बड़ी स्पेशल पोजीशन है। हम अमेरिकन अलायंसेस का 1950 से हिस्सा रहे हैं, बगदाद पैक्ट, सेंटो, सिएटो, उसके बाद ये तो रीसेंट है 40 साल जो है 79 ऑनवर्ड सोवियत यूनियन की इन्वेजन, और फिर अमेरिका 9/11। तो हम 1950 से अमेरिका के अलाए रहे हैं, हालांकि हम पे सैंक्शंस भी लगती रही हैं बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम, लेकिन पेंटागन का, GHQ का और राब्ता कांस्टेंट रहा है थ्रू आउट। तो ये इट प्लेसेस स्पेशल रिलेशनशिप हमारी ईरान के साथ। हमारे ताल्लुकात की नौयत मुख्तलिफ है। हमारे यहाँ हालांकि कुछ ऐसी स्टेजेस आई हैं कि जब हमें कुछ एतराज़ात थे उनकी पॉलिसीज़ पे टुवर्ड्स इंडिया, वहाँ के जासूस भी पकड़े गए थे वहाँ से जो आए थे, लेकिन हमारे अवामी सतह पर ताल्लुकात हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं। हमारे ज़ारईन वहाँ जाते रहे, मुख्तलिफ श्राइन्स में वहाँ जाते हैं, और हमारे तारीख़ी, तमद्दुनी, मजहबी इक़दार हैं, मुश्तरक हैं, जिसकी बुनियाद पर हुकूमतें अगर थोड़ी बहुत इधर उधर हों भी, तो ईरान की हुकूमत को ये पता होता है
कि पाकिस्तान एक हद से आगे नहीं जाएगा। मसलन मैं आपको सबूत दे देता हूँ, जब यमन पे जंग हो रही थी तो उस वक्त पाकिस्तान पे काफ़ी प्रेशर था, गल्फ फैला इसका, बशमूल सऊदी अरब, यूएई, लेकिन हमारी पार्लियामेंट ने फैसला किया कि हम नहीं जाएंगे वहाँ। उसकी वजह क्या है कि हमारा जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसका हमें ज़्यादा डर होता है। ईरान को इस बात का इल्म है। अभी भी जब आयतुल्लाह खामेनेई शहीद किए गए हैं तो ईरान के बाद सबसे बड़े डेमोन्स्ट्रेशन पाकिस्तान में हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में से अहले तशीन ने नहीं डेमोन्स्ट्रेट किया, बस में सुन्नी भी शामिल थे सारे। तो ये वजूहात हैं कि पाकिस्तान की एक स्पेशल रिलेशनशिप है। मैं जब फॉरेन मिनिस्टर था तो मेरे साथ भी यही हो रहा था कि लारेजानी साहब जो मिनिस्टर्स होते थे, उनके खराजी साहब जो भी कत्ल कर दिए गए हैं रिसेंटली, उनकी वाइफ तो उसी में बॉम्बिंग में ही शहीद हो गई थी, वो कुछ दिन के बाद शहीद हो गए हैं। लारेजानी सब मैंने इनसे के साथ मिल के काम किया है, मुत्तकी साहब के साथ। अमेरिका मेरे ज़रिए मैसेजेस भेजता था और ये मेरे ज़रिए अमेरिका को मैसेजेस भेजते थे कि भाई हम ये न्यूक्लियर प्रोग्राम पे ये मुआहिदा होना चाहिए। लारीजानी साहब ने मैंने मिल के एक ड्राफ्ट बनाया प्रेसिडेंट बुश के लिए, और कॉन्डोलीज़ा राइस मुझे मैसेजेस ईरान के लिए भेजती थी। उसका क्या मतलब है? पाकिस्तान की एक स्पेशल पोजीशन है। हम वाशिंगटन में ईरानियन इंटरेस्ट को वॉच करते थे जब इनकी डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं थी, और तेहरान में हम अमेरिकन इंटरेस्ट को वॉच करते थे। तो ये एक स्पेशल रिलेशनशिप है। हमारा अमेरिकन एलाइज भी रहे हैं और ईरान के साथ हमारा बॉर्डर भी है, और बहुत सी कदरें मुश्तरक है जिसकी बुनियाद पर ईरान हम पे ट्रस्ट करता है, जिसकी बुनियाद पर माजी में जो मैंने आपको जिक्र किया है हम ये रोल अदा करते रहे हैं। और इंस्टीट्यूशनल मेमोरी भी है, आर्मी में भी होती है, फॉरेन ऑफिसर्स में भी होती है, उनको भी पता है कि ये रोल हमने माजी में अदा किया है। और फिर ये जो 4 डे वॉर हुई है इंडिया के साथ, इससे तो माशाल्लाह अगर हम कहें थैंक यू प्राइम मिनिस्टर मोदी तो कोई एग्जैजरेशन नहीं होगी। हमको तो उन्होंने ज़बरदस्त फ़ायदा पहुंचाया है। उसके नतीजे में हमारे अमेरिका से ताल्लुकात बहुत करीबी हो गए हैं। सारी गल्फ़ के ऊपर बात ये बिल्कुल क्लियर हो गई कि पाकिस्तान जो ऐसी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर है जो इस खित्ते में दिफा के मामले में एक मुस्बत किरदार अदा कर सकती है। तो इन सारी वजूहात की बुनियाद पर पाकिस्तान एक क्रेडिबल इंटरलॉक्यूटर है। बिल्कुल। और सर, अब्बास अरागची और पुतिन के दरमियान होने वाली गुफ्तगू में चीन का तज़किरा एक ज़ामिन के तौर पर किया गया है, और ब्रिक्स के हालिया दिल्ली इजलास में ईरान का सख्त मौक़िफ़ भी इस बीजिंग सपोर्ट की अक्कासी करता है। क्या चीन इस वक्त पाकिस्तान की सालसी को अपनी ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव के एक टेस्ट केस के तौर पर देख रहा है? यानी अगर पाकिस्तान, जो कि चीन का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ये डील कराने में कामयाब हो जाता है तो क्या ये वॉशिंगटन की मशरक़ी वुस्ता में 2 दिहाइयों की बालादस्ती के खात्मे और बीजिंग के नए सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के बाकायदा आगाज की दस्तावेज साबित होगा? ये पाकिस्तान प्लेइंग अ वेरी पॉजिटिव रोल। पाकिस्तान एक ऐसा नोबल रोल अदा कर रहा है जिसमें सारी दुनिया की मईशत भी बच रही है और हमारी अपनी सिक्योरिटी का भी बेहतर है। चाइना ने हमें सपोर्ट किया है। जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर वहाँ गए थे चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर को मिलने के लिए, तो जॉइंटली उन्होंने 5 तजावीज़ दी थी। तो इसका मतलब है कि चाइना पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहा है। इसमें ये इंडिया का प्रोपेगेंडा है जो कि रिपीट हो रहा है कि जी ये तो असल में चीन की तजवीज़ है, पाकिस्तान को इस्तेमाल जा रहा है। नहीं, ये पाकिस्तान की तजवीज़ है। तुर्की, मिस्र और तुर्की, मिस्र, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का इकट्ठा होना ये हमारी अपनी तजवीज़ है। चाइना इस पे खुश होगा, हमारा हलीफ है, दोस्त है। पाकिस्तान इज प्लेइंग दिस रोल इन इट्स ओन इंटरेस्ट एंड इट satisfies our own aspirations to play a meaningful role in the area. बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कुसूरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड। वेलकम बैक टू सुनो राउंड। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं दफाई तर्जयाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब। आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। ब्रिगेडियर साहब, 13 अप्रैल 2026 से अमेरिका ने ईरान पर जो बाकायदा नेवल ब्लॉकेड नाफिज की है वो महज माशी नहीं बल्कि एक अस्करी ऐलान जंग है। सेंटकॉम के मुताबिक अब तक 30 से ज़ायद जहाज रोके जा चुके हैं। क्या आपको लगता है कि ईरान अपनी एसिमेट्रिक वॉरफेयर यानी छोटी तेज रफ्तार कश्तियों और जेर ज़मीन बारूदी सुरंगों के जरिए दुनिया की सबसे बड़ी बहरिया का रास्ता रोकने की सलाहियत अभी भी रखता है, या ताकत का तवाज़ुन मुकम्मल तौर पर वाशिंगटन के हक में झुक चुका है?
कैसे आप पूरी सिचुएशन को एनालाइज करेंगे? जी, बहुत शुक्रिया। देखें, जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करते हैं, स्पेशली वो जो 21 किलोमीटर जो नैरो एरिया है, तो वहां पे तो ठीक है, वहां पे उनका कंट्रोल है। एक तो एक तरफ से उन्होंने माइंस भी लगाई है और इसके साथ साथ उनके पास सबमरीन भी है, मिलिट्री सबमरीन भी है, स्पीड बोट भी है, फिर कोस्टल लाइन के ऊपर जो है इनके डिफेंसेस भी हैं, फिर अंडरग्राउंड टनल्स में क्रूज मिसाइल हैं, गदर 380 हैं। तो वहां पे तो वो अच्छी पोजीशन में है। लेकिन जो टेक्निकल देखा जाए, ऑपरेशनली जो अमेरिका ने जो ब्लॉकेड लगाया वो बहुत पीछे आखिर में अरेबियन सी में लगाया। और अगर आप देखें तो इट इज फ्रॉम द टिप ऑफ आपके नदर्न पोर्शन ऑफ ओमान से लेके चाबहार की लाइन में ये नवल ब्लॉकेड लगा है। तो वहां पे इफेक्टिव है क्योंकि ना कोई एंट्री हो सकती है ना एग्जिट हो सकती है। तो उससे ये है कि इकोनॉमिक वरीज जो हैं वो ईरान की बढ़ सकती हैं। ऑल्दो उन्होंने दावा किया है हेवी पोटेंशियल की नेक्स्ट 6 मंथ हम बर्दाश्त सस्टेन कर सकते हैं। लेकिन उससे मसला भी क्या अब ईरान में आ रहा है कि ईरान की जो ऑयल की प्रोडक्शन है खरक आइलैंड में, खास तौर पे वो अभी ओवरफ्लो होनी शुरू हो जाएगी। और क्योंकि उनकी जो कैपेसिटी थी, स्टोरेज कैपेसिटी, वो फुल हो गई है। दैट इज वन थिंग। So that's why अब इतलात है कि they have recommissioned a retired जो crude oil carrier था, उसको दोबारा उन्होंने फुल कर दिया है। and there is a floating storage के उनके पास एक फैसिलिटी अवेलेबल हुई है। लेकिन प्रोडक्शन को इनको कम करना पड़ेगा, तो मसाइल उस हिसाब से भी हैं। ईरान का 90% जो ऑयल था, आप देखें एक्सपोर्ट यहीं से होती थी, वो वहां पे बंद हो गई है, तो इंपोर्ट्स हो नहीं सकती है। तो अन्य लैंड रूट उनके पास अवेलेबल है, वो या तो पाकिस्तान के थ्रू है, या इराक है, या तो तुर्कमेनिस्तान है। ये चांसेस है। तो एक प्रेशर तो बन रहा है कि उस हिसाब से। तो लेकिन ये प्रेशर सिर्फ ईरान पे भी नहीं है, यही प्रेशर जीसीसी कंट्रीज पे भी है, क्योंकि उनके पास भी ऑलरेडी यही है। तो हरमुज पे तो बैठे हैं ईरानी, तो वहां से उनको वो इजाजत नहीं देंगे पीछे। तो जब वहां से निकलेंगे नहीं तो पीछे जा नहीं सकेंगे। तो सऊदी अरब को यूएई के उन्होंने अल्टरनेट अपने अरेंजमेंट्स किए हुए हैं कि उन्होंने देखेंगे पाइपलाइन लेके वेस्ट तरफ गए हैं, जहां से वो अपना तेल वहां से वेस्ट सऊदी अरब वहां से एक्सपोर्ट कर रहा है। जबकि यूएई वाले हैं, फुजेरा है जो गल्फ ऑफ ओमान के तरफ निकल के वहां से करते हैं। लेकिन अब दुनिया में एक और स्टडी आ गई है कि वो ये कहते हैं बाय ईयर 2030 या 35 तक जो इसकी इंपॉर्टेंस है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, कहते हैं वो बहुत कम हो जाएगी। क्योंकि इसलिए कि जो जीसीसी कंट्रीज की है, दुनिया है, वो अल्टरनेट मीन्स और वेज को देख रही हैं कि हम कैसे इसको बाईपास वंस फॉर ऑल करें। बिल्कुल सही सर। अपनाए हुर्मुज के जोग्राफी को अगर हम देखें तो ये सिर्फ 21 मील चौड़ी है, जहां से रोजाना तकरीबन 2 करोड़ बैरल तेल गुजरता है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर उसकी बंदरगाहें महफूज नहीं तो खित्ते की कोई बंदरगाह महफूज नहीं रहेगी। क्या तेहरान के पास खुदकुश ड्रोन्स के अलावा कोई ऐसा अस्करी ऑप्शन मौजूद है जो अमरीकी नाकाबंदी को मुस्तकिल तौर पर तोड़ सके? बनने के लिए मुश्किल है। जो पीछे नेवल ब्लॉकेड है, देखें 3 एयरक्राफ्ट कैरियर अभी इस खत्ते में आ गए हैं। बाकी उनके जो फ्रिगेट्स हैं, डिस्ट्रॉयर हैं, फिर ऊपर से उनकी एयर जो स्पोर्ट शामिल है, तो वो मेरा ख्याल में ईरान अब वो कैपेबिलिटी पीछे आके नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में रहते हुए वो डिफेंड कर सकते हैं, वो उसको जो एग्जिट एंट्री को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जाके उनको रिमूव वहां से करना इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो एक बहुत, आप समझ ले, फुल फ्लैश वेयर बेदल के साथ जिसे हम कह सकते हैं, वो वहां पे बैठा हुआ है। तो अमेरिका के लिए सो इट इज नॉट पॉसिबल। सो दैट्स व्हाई आप देखें कि वन ऑफ द प्री कंडीशन जो अभी ईरान ने रखी है कि वो नेवल ब्लॉकेड कहते हैं अमेरिका वहां से लिफ्ट करे, फिर हम बातचीत कर बैठते हैं। तो प्रेशर दोनों तरफ से है, ईरान पे भी है, अमेरिका के ऊपर भी है, जीसीसी कंट्रीज पे भी है। बिल्कुल सही। और आप समझते हैं कि ईरान अब फैसला कुन एटमी तजर्बे के बहुत करीब पहुंच चुका है? अगर ईरान ने एटमी तजर्बा कर लिया तो क्या इससे मशरक़ी वुस्ता में आर्म्स रेस शुरू नहीं हो जाएगी, जिसमें सऊदी अरब भी पाकिस्तान से एटमी ताउन का मुतालबा कर सकता है?
लेकिन ये तो ऐसा होगा नहीं, मुझे मुमकिन नहीं लगता है, क्योंकि जो ईरान का जो न्यूक्लियर सिस्टम है वो अंडर इतना सख्त सर्वेलेंस पे है। फिर आपने देखा होगा जिस तरह के साइंटिस्ट की असेसिनेशन हुई, 10 से 12 के करीब से मारे गए हैं। और उनको आप समझते हैं जो फादर ऑफ द न्यूक्लियर प्रोग्राम थे मोहसिन फखरीजादा, वो भी असेसिनेट हुआ along with his wife। तो पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है। फिर साइबर अटैक्स भी इतने पास में हुए हैं कि न्यूक्लियर सिस्टम में, तो वो है। फिर अगर देखकर ईरान को ऐसा अनाउंस करता है कि मैंने न्यूक्लियर किया है, तो आप देखें पूरी दुनिया पे एक साथ हो जाएगी। जिस तरह इराक के हमले में यूरोप सारा साथ था, नेटो साथ थी, तो वो फिर ईरान के पीछे सारे पड़ जाएंगे। तो फिर वो पॉसिबिलिटी नहीं है, देयर इज वन थिंग। सेकंड, अगर ईरान को ऐसे ऐलान करता है तो देखेंगे खिते के बाकी ममालिक भी इस रेस में लग जाएंगे। और कंट्रीज लाइक सऊदी अरब भी कोशिश करेगा, तुर्किया भी कोशिश करेगा। तो एक ऐसे वो इजिप्ट भी बात ये करेगा, तो खिते के जो अदम तवाजुन की तरफ खिता जा सकता है। तो मुझे नहीं लगता है कि ईरान अभी तक किसी ने ऐसे आल्दो दे उन्होंने इतना यूरेनियम को इन्वेस्ट किया है कि अगर उसको वो डेवलप कुछ अर्से बाद उसको, जिस तरह 460 kg है उनके पास, तो वो ऑलरेडी इतना डेवलप है, उसको 90% पे ले गए तो वो न्यूक्लियर 10 हो सकते हैं। एक और रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास इस वक्त 11 तक यूरेनियम पड़ा है, डिफरेंट कैटेगरीज में 2% भी है, 10% भी है, इस तरह करके है। और अभी अखबार वाले न्यूयॉर्क टाइम्स ने यही लिखा कि ये 11 टन क्यों हुआ। वो कहते हैं जब ट्रम्प ने रिपील कर दिया, खत्म कर दिया एग्रीमेंट, तो उस दौरान में ईरान रिफ्यूज टू गिव एक्सेस टू इंस्पेक्टर्स, और उस दौरान में कहते हैं ये चीजें उन्होंने डेवलप कर दी है। तो आप देखें कि एक बहुत बड़ा मसला बना है। दैट्स वाई ईरानी कह रहे हैं कि बाय न्यूक्लियर की बातचीत हम अलग कर लेते हैं, बाकी चीजों पर पहले सेटलमेंट कर लेते हैं। बिल्कुल। सर, पाकिस्तान जहां आलमी सतह पर और खित्ते में अमन के लिए काविशें कर रहा है, वहीं अंदरूनी सतह पर हमने देखा है कि हमारे हमसाया अब भी जारहियत से बाज नहीं आ रहे, चाहे वो भारत हो या अफगानिस्तान हो। अभी कल पाक फौज ने चमन सेक्टर में कार्रवाई करके तालिबान की चौकियों को निशाना बनाया है। क्या हमें आलमी सतह पर एतमाद साजी करते हुए हमेशा के लिए ये अफगानिस्तान का मामला भी अस्करी सूरत में हल कर देना चाहिए? या हम देखें ऑलरेडी इस डायरेक्शन में हम कदम ले रहे हैं। दैट्स वाई गजब लिल हक जारी है हमारा ऑपरेशन, और ये उससे बरखलाफ है। पाकिस्तान के पिछले 78 साल में हमारी पॉलिसीज ऐसी रही कि हमने हर वो जो कदम अफगानिस्तान में उठाए उसको हमने इग्नोर किया। लेकिन इस फील्ड मार्शल के आने के बाद उन्होंने पॉलिसी जो क्लियर कर दी है, कोई स्टेटस को नहीं है, कोई बाईबंदी नहीं है। आप देखें कि आपने वन वीजा जो कंसेप्ट था, वन डॉक्यूमेंट रेजिम हमने इंट्रोड्यूस करवाया है। आपने स्मगलिंग को रोक दिया है, अफगान ट्रांजिट कंट्रोल है, आपके बॉर्डर्स बंद है, तो बहुत सारे सिस्टम इन प्लेस है। सिंस अभी दुनिया का सारी दुनिया की कंसंट्रेशन इस ईरान, और आप देखेंगे जब चीजें सेटल होंगी तो नेक्स्ट जो दुनिया में या अमेरिका का जो फोकस होगा वो अफगानिस्तान पे होगा, क्योंकि अफगानिस्तान has become an epic center of terrorism, a country which hosts and export terrorism। और फिर इंडिया की वहां पे बड़ी ज्यादा प्रेजेंस हो गई है, और पाकिस्तान के अगेंस्ट वहां पे प्रॉक्सीज को यूज कर रहे हैं, तो दुनिया भी जानती है। इंडिया देखें ना, अगर देखा जाए उसकी तारीफ हम करें तो इज अ रॉक स्टेट विच इज स्पॉन्सरिंग टेररिज्म इन पाकिस्तान एज पर स्ट्रॉन्ग नेशनल रिप्रेशन में। सिविल असैसिनेशन आप देखें, कनाडा में देखें, यूनाइटेड स्टेट्स में देखें, यूनाइटेड किंगडम में देखें, फिर कश्मीरियों के असैसिनेशन पाकिस्तान में देखें। आप देखें स्पाइंग में ये पकड़े गए हैं कतर में, स्ट्रेच इनकाउंटर ये करते हैं, स्ट्रेच रिकवरी ये करते हैं। ईयूलेट ने इनको एक्सपोज किया, 750 मीडिया आउटलेट्स अक्रॉस द ग्लोब अगेंस्ट पाकिस्तान, कंटेंट क्रिटिकल टू पाकिस्तान। तो ये एक ऐसा मुल्क है कि जो इस तरह के काम करता है। तो इस वाइक आज इंडिया आइसोलेशन में चला गया है, कोई इंडिया की बात नहीं कर रहा। So we have taken the responsibility, जो लीडरशिप नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, वो जगह मोदी साहब के बदौलत ने खाली कर दी। वी हैव टेकन अबाउट दैट रिस्पांसिबिलिटी। राइट। और सर, पाक फौज की जानिब से आर्मी रॉकेट फोर्स ने फतह मिसाइल 2 का कामयाब तजर्बा भी किया है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये नेविगेशन की परफेक्शन के हवाले से जदीद तरीन है। तो क्या हम कह सकते हैं कि खुदा न खास्ता अगर हमारे पड़ोसी दोबारा कोई भी जारियत करते हैं, जिसको वो ऑपरेशन सिंदूर 2 कहते हैं, तो इस बार भारत को उससे भी ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है जो माजी में हुआ है?
यहाँ देखें कि ये जो फतेह सीरीज है इसमें 1 से लेके 4 तक है, और फिर देखें लगातार इसमें इंप्रूवमेंट की जाती है, और जिसमें हमारे साइंटिस्ट हैं, हमारे एक्सपर्ट्स हैं, इंजीनियर्स इस पे लगे होते हैं। जो ये फतेह 2 है 400 किलोमीटर की रेंज है, और इसमें प्रिसिशन है, और ग्लाइड भी ये कर सकता है, ग्लाइड भी कर सकता है रेडार को, और प्रिसिशन स्ट्राइक से पिन पॉइंट जाकर टारगेट को हिट करता है, और ये कन्वेंशनल वेपन है, और हमारे आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड का है। मैसेज से हमारी कैपेबिलिटीज के वाले मैसेज है कि लगातार कि पाकिस्तान अपनी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, सॉवरेनिटी है, उससे गाफिल बिल्कुल नहीं है, और अस्करी तौर पर पाकिस्तान की तमाम तैयारियां जारी हैं। कोई मिस एडवेंचर कहीं से भी होता है तो उसका एक भरपूर जवाब देने की पाकिस्तान हुकूमत अहलियत रखता है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया दफाई तजज़ियाकार ब्रिगेडियर मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद। गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।